93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। आरिफ शाम की फिजिक्स बैच को पढ़ा रहा था। अकेले रहने वाले प्राइवेट ट्यूटर आरिफ की जिंदगी बच्चों के बीच ही कटती थी। 10th तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना और 11th-12th को फिजिक्स और मैथ्स, कुछ को घर जाके और कुछ को अपने घर पे। बस ऐसे ही उसकी रोजी रोटी चलती थी और वो पढ़ाता भी बहुत ही अच्छा था। आरिफ ने बच्चों से एक सवाल बोर्ड पर लिखा और पूछता हुआ ही बच्चों की ओर पलटा। सो कौन बताएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ? जवाब में उसको मिली एक आवाज और एक स्टूडेंट की चीख। आरिफ ने पूछा, अरे क्या हुआ रश्मि? आरिफ ने देखा कि सब के सभी दीवार पर बने ब्लैक बोर्ड को ऐसी डरी हुई नजरों से देखने लगे थे जैसे पता नहीं क्या था वहां पे। पलट के आरिफ ने देखा तो उसके भी होश का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका अभी अभी लिखा हुआ सवाल अब ब्लैक बोर्ड पर नहीं था। सबसे पीछे बैठा वरुण तो उठ के भाग ही गया। आरिफ ने भी देखा कि फिलहाल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। उसने सबको जाने के लिए कह दिया। एक बार जब सारे बच्चे निकल गए तब कहीं जाकर आरिफ खुद वहां से हटा। उसने कमरे को बंद करना ही बेहतर समझा। आरिफ दरवाजे को बंद करने जा ही रहा था जब एक आवाज अंदर से आई। लाइट जलाकर कमरे में ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा तो आरिफ के पैर अचानक किसी चट्टान जितने भारी होकर वहीं जम गए। सामने का ब्लैक बोर्ड जो कुछ देर पहले साफ था, उस पर अब एक तारीख लिखी थी, 27 सितंबर 2014। आरिफ को पता नहीं क्या सूझा। उसने डस्टर उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख को मिटाने लगा। आरिफ मस्त मौले की जिंदगी जीता था। ऐसी टेंशन कभी नहीं ली थी उसने। ताला लगाकर घर पे बाहर निकल गया चाय पीने और दुकान पे पहुंचा तो चाय देते हुए चाय वाले ने कहा, अरे आरिफ भाई, आपके कंधे पर तो खून लगा है, चोट वोट तो नहीं लगी ना? आरिफ ने तुरंत अपनी शर्ट देखी तो सचमुच कंधे पर खून के धब्बे थे। तुरंत वापस घर के लिए निकला और वापस पहुंचकर उसने पहले पानी गर्म किया, उसमें कुछ देर शर्ट भिगो कर रखी और उसके बाद उसे निकालकर बाथरूम में बैठ के उसे धो ही रहा था जब बाहर हॉल में रखे उसके ड्रम किट की आवाज आई। आरिफ तुरंत बाथरूम से बाहर निकल के हॉल में रखे अपने ड्रम किट के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उस आवाज को अपना वहम मानकर आरिफ वापस बाथरूम में अपनी शर्ट को धोने पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी शर्ट कॉलर से लेकर पीठ तक धीमे धीमे फटते हुए 2 टुकड़ों में बट गई। आरिफ तो क्या, वहां अब कोई नहीं रुक सकता था। आरिफ वहां से पूरी जान लगाकर सीधे घर के बाहर भागा ही था जब उसे एक
धक्का सा लगा और आरिफ लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिरा। चोट लगने के बावजूद आरिफ भागता गया और अपने दोस्त मनीष के घर पहुंचा। हांफते हांफते उसने अपने दोस्त मनीष को सारी बात बताई। मनीष ने आरिफ को रात वहीं गुजारने को कहा और साथ ही किसी सत्येंद्र के बारे में बताया जो ऐसे मामलों में लोगों की मदद करते हैं। अगले ही दिन आरिफ को लेकर मनीष सीधे सत्येंद्र जी के पास पहुंचा और वो सारी बात सुनने के बाद आरिफ के साथ जाने को तैयार हुए। जैसे जैसे दोनों आरिफ के घर के दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे आरिफ का दिल बैठता जा रहा था और उसके साथ आए सत्येंद्र जी के चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर आरिफ ने जैसे ही चाबी निकाली, उसका हाथ पकड़कर सत्येंद्र जी ने उसे रोक लिया और दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर किसी जानवर की तरह उन्होंने अपने सर को हवा में उठाया और 2-3 तेज सांसें ली, जैसे कोई जानवर सूंघता है अपने शिकार को। इन सारी चीज को करने के बाद उन्होंने अपनी जेब से चौक जैसा कुछ निकाला और 3 लकीरें खींच दी और आरिफ से कहा कि जो भी शक्ति है वो चाहे जितना कर ले, कितनी भी उसे आवाजें दे, चाहे उसे कोई दिखाई दे या ना दे, कुछ भी करे, बस आरिफ एक सवाल ना पूछे कि वो कौन है। 1-2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। बच्चे आते, आरिफ उन्हें पढ़ाता, कुछ ऐसे जिनके घर जाके पढ़ाता तो कुछ उसके घर पर पढ़ने आते। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आरिफ अब निश्चिंत था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सब कुछ ठीक था। रात को खाना खाके कुछ देर टीवी देख के सोने गया तो आरिफ की डोरबेल बजाई किसी ने। आरिफ ने रिमोट सामने टेबल पे रखा और दरवाजे की ओर जाते जाते ही उसने कहा, अरे कौन है? आरिफ ने एक झटके में दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ऐसा मोहल्ले के बच्चे कई बार कर चुके थे, तो आरिफ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वापस आकर देखा कि वक्त काफी हो चुका था। उसने सोने के लिए अपने कमरे में गया। कुछ ही देर के बाद आरिफ का फोन बजा। बुरी तरह से नींद में धुत आवाज में आरिफ ने कहा, हेलो हेलो। अरे बोल दे क्यों नहीं यार, कौन है इतनी रात को? जब दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो आरिफ ने झल्ला के फोन काटा और फिर सोया ही था कि उसके फोन पर एक एसएमएस आया। फोन अनलॉक करके देखा, मैसेज उसके अपने इसी नंबर से इसी फोन पर आया था और उसमें लिखा था, बैड नाइट। कॉल लॉग चेक किया तो अभी जो फोन आया था वो भी
उसके इसी नंबर से था जिस पे उसने वही सवाल पूछा था जो उसे मना किया गया था। कौन है इतनी रात को? यह सवाल पूछ ही लिया आरिफ ने। आरिफ ने जैसे ही देखा कि मैसेज और फोन दोनों उसी के फोन नंबर से आए थे, तो उसने सत्येंद्र जी से बात करने की सोची, लेकिन उससे पहले ही एक आवाज उसके पढ़ाने वाले कमरे से आई। आरिफ डरा हुआ तो बहुत था, लेकिन फिर भी वहां तक गया और झांक कर देखा तो बोर्ड पर लिखा था बैड नाइट। आरिफ ने एक ही पल में सोचा कि करे तो करे क्या, और उसके तेज दिमाग ने उसे एक आसान सा रास्ता दिखा भी दिया। वो तुरंत पड़ोस के मिश्रा साहब के घर गया और उनसे कहा, मिश्रा जी, मेरे घर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आज की रात अगर मेरे घर में आप रुक जाते तो थोड़ी हिम्मत मिल जाती मुझे। मिश्रा जी उन लोगों में से थे जो पड़ोसियों की मदद करने में यकीन रखते थे। तुरंत उसके घर चल पड़े। दोनों आरिफ के घर पहुंचे तो बातों बातों में आरिफ ने शुरू से आखिर तक पूरी बात उन्हें बताई। सुनकर उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मास्टर जी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, अब मिश्रा जी आ गए ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। आरिफ ने भी थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो कोई साथ है। दोनों कुछ ही देर के बाद सोने चले गए। आरिफ को तसल्ली थी कि आज तो अब और कुछ नहीं हो सकता, कि तभी नींद में उसने किचन में से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाजें सुनी। तो नींद में ही पहले उसने कहा, अरे मिश्रा जी, चाय बना रहे हैं क्या? जवाब में मिश्रा जी की आवाज नहीं, बल्कि एक और बर्तन गिरने की आवाज आई। तो आरिफ चौंक कर उठा और एक बार फिर उसने कहा, कौन है वहां? कौन है वहां पर? उसके इतना कहते ही मिश्रा जी, जो उसके ठीक बगल में लेटे थे, एक झटके से उठे और बड़ी ही भयानक सी हंसी चेहरे पर लेकर बोले, जो एक सवाल पूछने से मना किया गया था, वही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो? लगता है जान प्यारी नहीं है तुम्हें। आरिफ जान बचाने को बिस्तर से कूदकर किसी चीते की तरह दरवाजे की ओर भागा और अपने घर के दरवाजे तक वो तकरीबन 5 ही सेकंड में पहुंच गया। आजादी और जिंदगी बस दरवाजे के बाहर निकलते ही उसके अपने थे। दरवाजा बस 2 ही कदम दूर था उसके, और दरवाजे को खोलकर जैसे ही उसने अपना एक कदम बाहर रखने को बढ़ाया कि हवा में ही उसे किसी ने बालों से पकड़कर इतनी जोर से सर के बल पटका कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। बंद होती आंखों से उसने देखा कि उसके घर का वही दरवाजा जिसके उस पार आजादी और जिंदगी थे, धीमे धीमे बंद हो रहा था। दरवाजे को अपनी आंखों के सामने बंद देखकर बुरी तरह जख्मी हालत में आरिफ उठ के बस बैठ गया और दिल ही दिल में सोचता रहा कि कुछ ना हो उसके साथ, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।
उसे जैसे किसी ने बालों से पकड़ के खींच कर उठाया और सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठा दिया। और उसके बाद एक सवाल उसके कानों में गूंजा। कानों पे सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है, बताइए ना सर। आरिफ ने रोते रोते कहा, ईयरलोब, जहां पर लड़कियां अपना कान छिदवाती है। उस आवाज ने कहा, सही जवाब। और इतना कहते ही ऐसा लगा जैसे उसे लकड़ी की स्केल से कान पर किसी ने 2 बार जोर जोर से मारा। उस आवाज ने फिर से कहा, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है इंसान की? आरिफ इस बार नहीं बोला, वो बस रोता रहा। जवाब ना मिलने पर सजा तो टीचर साहब को मिलनी ही थी। सर को बालों से पकड़ के सामने रखी टेबल पर जोर से मारा। तब जाकर आरिफ ने रोते रोते कहा, थाई बोन, मतलब जांग की हड्डी। आरिफ के इतना कहते के साथ उसके पैर की हड्डी टूटने की आवाज और उसके साथ आरिफ की एक भयानक चीख गूंज पड़ी उस पूरे घर में। आरिफ पैर हिलाना तो दूर, खुद भी नहीं हिल पा रहा था। तब उसके कानों में एक और आवाज आई, अंग्रेजों के जुल्म से भारत 1947 में आजाद हुआ और मैं तेरे जैसे शैतान को आज आजाद कर दूंगी। तभी एक अजीब चीज हुई। आरिफ का फोन बजा। उसी की एक स्टूडेंट की मां का फोन था ये। आरिफ और ज्यादा घबरा गया था। फोन उठाने पर उसे आवाज आई, सर माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की वजह से आपको दिक्कत हुई। मैंने अपनी बेटी को बहुत डांटा है, आइंदा वो ऐसे कभी नहीं करेगी। आप कल से टाइम पे आइए, मैं देखती हूँ ये लड़की कैसे आपको तंग करती है। फोन मानसी की मां का था, लेकिन मानसी को उन्होंने ढूंढा कैसे? और ढूंढा भी तो वो जिंदा कैसे थी? दरअसल आरिफ मानसी को घर जाकर पढ़ाया करता था। उसके 10th के एग्जाम्स आ रहे थे और तकरीबन 5-6 दिन पहले जब आरिफ उसे पढ़ाने गया तो घर पर कोई नहीं था। मानसी बहुत ही मासूम सी बच्ची थी। आरिफ की नीयत पता नहीं कब और कैसे खराब हो गई। हाथापाई में मानसी भागने को हुई तो सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसे काफी गहरी चोटें आईं। आरिफ ने जब उसकी धड़कन देखी तो पता चला कि वो मर चुकी थी। आरिफ ने मानसी की लाश को उसके घर के पीछे के गार्डन में दफना दिया और वहां से भाग आया। जब मानसी की मां का उसके पास फोन आया तो उसने कहा कि मैं तो आज आपके घर गया ही नहीं था। आरिफ ने मानसी को मारकर अपने हाथों से दफनाया था और इस वक्त वो यही सोच रहा था कि मानसी की मां ने फोन करके उससे क्यों कहा कि मानसी जिंदा है और वो उसे तंग नहीं करेगी। आरिफ इन सारी बातों को सोच ही रहा था जब दोबारा उसे ब्लैक बोर्ड पर किसी के लिखने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्लास डिसमिस्ड।
आरिफ उस लिखावट को देख ही रहा था जब वो पुराने जमाने की भारी भरकम लकड़ी की अलमारी धीमे धीमे झुकी। आरिफ के पैर में इतनी जोर की चोट लगी थी कि वो उस अलमारी के अपने ऊपर गिरने से पहले वहां से हट नहीं पाया। सुनाई दी तो बस आरिफ की एक आखिरी चीख। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।